हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेशनल एजुकेशन सेंटर। आज आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का पार्ट 7 वीडियो है। आज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है। देखिए अंडर रूट n क्या है, जहाँ पर n बोल रहा प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 3, 4, 5 नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 से अनंत तक होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बारी बारी से आप बैठा के देखिए। अंडर रूट 1 इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अंडर रूट 2 ये अपरिमेय संख्या दिखेगा क्योंकि अंतिम है रूट में आ रहा है। अगर यहाँ पर रूट 4 बोल दे तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर नेचुरल नंबर को अगर डालते हैं तो या तो प्राकृतिक संख्या बन रहा है या तो अपरिमेय संख्या बन रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है फर्स्ट वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य, ये बिल्कुल सही है। दूसरा 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, ये भी सही है। ऑप्शन डी देखिएगा, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है P गुना Q जो है वो सम होना चाहिए। P गुना Q सम है तो P Q हमेशा सम होगा। देखिए ये सम होगा तब तो ये सम हो जाएगा, इसमें नो डाउट। लेकिन अगर ये सम रहे और ये विषम रहे तो भी ये सम होगा। एज फॉर एग्जाम्पल चेक करके देख लीजिए, सम की जगह पर अगर 2 बैठा लेते हैं, विषम की जगह पर अगर 3 दूना 6, देखिए ये सम भी तैयार हो रहा है। यानी कि हमेशा सम होगा ये कहना गलत है। सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन गलत है, सी। क्लियर हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। देखिए इसके लिए एक चार्ट बताए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 2 पार्ट में बटा था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर 2 पार्ट में बटेगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर 4 पार्ट में बटा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, डेसिमल नंबर 2 प्रकार से बटा था, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर आपका 2 पार्ट से बटेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये आपका पाई चार्ट दिखाया गया था। देखिए अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। रियल नंबर 2 प्रकार से बटा, रेशनल और इरेशनल। रेशनल का हिंदी होगा परिमेय और इरेशनल का हिंदी होगा अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर 4 भाग में, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या और डेसिमल नंबर दशमलव संख्या। दशमलव संख्या 2 प्रकार से, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत और रिपीटिंग का मतलब हो गया आवर्त, यानी कि वही चीज़ को दोहरा। तो यहाँ पर से देखिए क्या कर रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, बिल्कुल सही है। हर वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। हर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, हर वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ये गलत है। एक देखिए ऊपर से नीचे बोल रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा,
हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, हर पूर्णांक इंटीजर नंबर एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, बिल्कुल सही है, नीचे से ऊपर सही। देखिए 4 क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, नीचे से ऊपर बोल रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि सही कौन कौन हुआ, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि x धनात्मक सम पूर्णांक है, x जो है धनात्मक सम पूर्णांक है, यानी कि कौन कौन हो सकता है, 2, 4, 6, 8। देखिए प्लस में भी है और सम भी है, तो धनात्मक सम पूर्णांक हो गया। और y जो कह रहा है वो ऋणात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है, तो ऋणात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा, -1, -3, -5, -7 डॉट डॉट। अब क्या बोल रहा है, x के पावर बाई क्या होगा, तो x की जगह पर क्या बैठेगा 2 और y की जगह पर कितना, मान लेते हैं -1 बैठा लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो फार्मूला पढ़ेंगे घातांक करने में a टू द पावर -m, फार्मूला क्या होता है 1/a टू द पावर m, यानी कि जो माइनस में होता है नीचे होकर क्या हो जाता है प्लस में। तो इसको अगर करना चाहेंगे तो कैसे होगा, 1/2 के पावर 1, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अगला एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखिए x मान ले 4 और पावर y के पावर -3, अभी इसका कितना हो जाएगा, 1/4 के होल पावर कितना हो जाएगा 3, माइनस में था नीचे आ गया प्लस में हो गया, तो 1 कितना हो जाएगा 64। यानी कि आप देख सकते हैं कि क्या निकला 1/2। तो देखिए जो बटा में रूप में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, जो p/q के रूप में और q इज नॉट इक्वल टू 0, p/q के रूप में q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बटा में होगा उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो देखिए कैसा संख्या तैयार हो रहा है, परिमेय संख्या, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या करा है, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की परिमित संख्या होता है। परिमित का हिंदी इंग्लिश होता है काउंटेबल, यानी कि जिसे हम लोग गिन सकते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या को कभी गिन सकते हैं, नहीं, अनंत होती है, तो गिन पाना मुश्किल है, तो ये गलत है। दूसरा क्या करा है, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या अनंत होती है, ये सही बोला है। तीसरा देखिए क्या बोला, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या की एक परिमित संख्या होती है, ये भी गलत बोला, यानी कि सही कौन बोला, ऑप्शन नंबर केवल 2 बोला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो ये अभी चार्ट बताया है हम लोग। सबसे पहले प्रत्येक पूर्णांक, चलिए यहाँ से बांटते हैं, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या आपको 2 पार्ट में बांटा था, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या आपको 2 पार्ट करके बांटा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में आपका प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा, और एक और हो जाएगा दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीचे से ऊपर वाला जितना भी बोलेगा सब सही होगा। तो नीचे क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। देखिए नीचे से ऊपर बोला, बिल्कुल सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नीचे से ऊपर बोला, तो नीचे से ऊपर वाले सारे सही हो जाएंगे। तो देखिए बोल रहे हैं दिए गए कथन में से कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से विचार करना है। पहला क्या कह रहा है, किसी भी लगातार 3 पूर्णांकों का गुणन 6 से विभाजन। तो कोई भी लगातार 3 गो पूर्णांक ले लीजिए, तो 1 गुना 2 गुना 3, तीनों लगातार है, तो इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। और कह रहा है कि जो गुणन होगा 6 से विभाज्य होगा। देखिए 6 से ही कट जाएगा कि नहीं, पूरा पूरा कट जाएगा। आगे और देखिए चेक करके, 2 3 4 तीनों लगातार पूर्णांक है,
गुना करिए, 4 या 12 दूना 24, ये 6 से विभाज्य है, बिल्कुल है, 6 से 24। एक और देख लीजिए, 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 5 और 20, 20 या 60, ये भी 6 से विभाज्य है। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 लगातार पूर्णांक संख्या जो भी होगा उसका गुणनफल 6 से विभाज्य होगा। क्लियर है? अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी भी पूर्णांक को 3 रूपों 3 के, किसी भी पूर्णांक को 3 के +1 और 3 के +2 में से एक में से व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ k एक पूर्णांक है। k की जगह पर क्या बैठाना, पूर्णांक। तो कोई भी पूर्णांक संख्या आप जानते हो क्या होता है, पॉजिटिव वाले सारे संख्या होते हैं, निगेटिव वाले सारे संख्या होते हैं और जीरो, ये तीनों मिला कर क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या। तो कुछ भी बैठा के देख लीजिए, किसी भी पूर्णांक को 3 रूपों 3 के +1 और 3 के +2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान ले तो कोई भी पूर्णांक, अगर मान ले 5, तो 5 को कैसे लिख सकते हैं 3 के +2 में, तो 3 गुना 1, 3 एकम 3 और 2 5, 3 के +2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिखा जाएगा। 6 को अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखाएगा, 3 गुना 2 यानी कि 3 और इसके की जगह पे 2, 3 के, तो 3 के +2। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 7 को अगर लिख लीजिए तो 3 दूना का 6, 1 7, तो 3 के +1, यानी कि किसी भी पूर्णांक को हम लोग 3 के +1 और 3 के +2 के रूप में लिख सकते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, दिए गए कथन में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 लगातार पूर्णांकों में से एक सम है। देखिए 2 को कोई भी लगातार पूर्णांक लेते हैं, मान के चलते हैं 3 और 4, 2 को लगातार पूर्णांक लिए तो उसमें एक सम मिलेगा। देखिए 4 सम है, सम उसको कहते थे जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कोई भी एक लेके चलिए, जैसे 7 8, तो इसमें देखिए 8 सम है। अगर हम मान के चलते 10 11, 2 को लगातार पूर्णांक लिए तो एक सम है, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, विषम पूर्णांक का वर्ग 8n+1 के रूप का है। विषम पूर्णांक आप मान के चलिए किसी को, जैसे 3 5 7 9, ये सब विषम पूर्णांक है। तो इसका जो वर्ग है, इसको हम लोग, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 को हम लोग 8n+1 के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 9 को कैसे लिखेंगे, 8 एकम 8 और 1 9। देखिए 8n+1 के रूप में लिखा गया कि नहीं। अगर मान के चलते 5 का भी वर्ग करिए 25 हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, 8 या 24 और 1 25, 8n+1 लिखा जाएगा। तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी, 1 और 2 दोनों। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है, 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुना किया जाता है, इस गुणनफल का इकाइयाँ क्या। देखिए 110 तक सभी विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या 1 3 5 7 डॉट कहाँ तक, 110 तक, ये कितना भी दे सकता है। तो यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा एक छोटी सी कॉन्सेप्ट कि 5 में अगर किसी भी इवन नंबर से गुना करेंगे तो ये इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 0 हो जाएगा। और 5 में अगर ऑड संख्या से अगर गुना कर देंगे तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। समझिएगा यहाँ पर देखिए ये 5 है और इसे विषम संख्या, सभी सारे के सारे क्या है, विषम संख्या आ जाएंगे, सारे विषम संख्या है। तो 5 में किसी भी विषम संख्या से गुना करें तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5। क्लियर है? चेक भी कर सकते हैं, मान के चलते हैं 5 में किसी भी इवेंट को मान लेते हैं, जैसे 4 मान लिया, 5 और 20, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0। 5 में अगर कोई विषम संख्या मान के चलते हैं 5 ही मान लेते हैं, तो 5 5 25, यूनिट डिजिट कितना आएगा, हमेशा 5 आएगा। तो ये छोटी सी बात याद रखिएगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, x का मान जिसके लिए x+1 x+3 सभी अभाज्य संख्या, x+1 और x+3 तीनों क्या है, अभाज्य संख्या। तो बाई ऑप्शन इसको लेके चलेंगे, 0, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और ऑप्शन डी 101। देखिए तीनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो 0 बैठा के देखिए 0 हो जाएगा।
1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 0 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये तो ख़त्म हो गया। 1 बैठा के देखिए तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 भी आपका है, और 3 और 1 4, तो 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, तो सी भी खत्म हो जाएगा। 101 बैठा के देखिए तो 101 102 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन बचा? बी। बैठा के देखिए 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3, और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5, यानी कि कौन सा ऑप्शन बैठा? 2 बैठाएंगे तो देखिए 2 3 5 तीनों कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि n स्क्वायर माइनस 33, यदि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्याएं हैं, तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है? जहां n कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। देखिए तो ये लगातार यहाँ पर कितना का डिफरेंस है? 2 का। 33 में से 2 गया 31, 31 में से 2 गया 29। तो अभाज्य संख्या ऐसा कौन था जिसका डिफरेंस 2 का था? तो 3 5 7, 3 5 7 एक क्रमागत अभाज्य संख्या बताए थे। यानी कि आप समझ सकते हो कि बारी बारी से चेक कर देख सकते हो। n स्क्वायर माइनस 33 बराबर कितना? 3। तो n स्क्वायर बराबर कैसे हो जाएगा? 3 प्लस 33, n स्क्वायर बराबर 36, यानी कि n बराबर √36। तो n का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6। दूसरा चेक करके देख सकते हैं, सबका यही आएगा बराबर 5। तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस 31, तो n स्क्वायर बराबर कुछ हो जाएगा 36, n बराबर √36, तो n का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6। एक और चेक कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 29 बराबर कितना? 7। तो n स्क्वायर बराबर 7 प्लस 29, n स्क्वायर बराबर 36, n बराबर √36, तो n का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6। क्लियर है? तो देखिए ये सवाल में क्या बोला था कि n के संभावित मानों की संख्या क्या है? तो n के संभावित मान 2 को आ रहा है, +6 और एगो -6। देखिए हर जगह पर यही आ रहा है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं संभावित मानों की संख्या क्या होगा? 2 को। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। तो देखिए मान लेते हैं a प्लस b प्लस c, तीनों अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है? 100 है। यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या है। देखिए ये तीनों अभाज्य संख्या की बात बोल रहा है। तो देखिए अभाज्य संख्या आप जानते हैं 2 3 5 7 11 13 ... यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या था, बाकी जितने भी है सारे विषम अभाज्य संख्या। तो देखिए 3 लगातार किसी को भी जोड़ के देखिए, ये तीनों को जोड़ के देखिए, 3 + 5 + 7 कैसे आएगा? 5 और 3 8, 8 और 7 कितना होता है? 15। देखिए ऑड आया कि इवन आया? ऑड आया। 3 किसी भी विषम अभाज्य संख्या को जोड़ के देखिएगा तो ऑड आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए इवन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक सम अभाज्य संख्या जुड़ा है इसमें। तो मान लेते हैं a 2 है, क्योंकि सम अभाज्य संख्या 2 लेकर चलना पड़ेगा। अब देखिए b को हम x मान लें, तो ये क्या हो जाएगा? इससे कितना अधिक है? 36 अधिक है। तो x + 36, आज तीनों का योग कितना है? 100। जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2x + 36 और 2 38 बराबर 100। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 100 - 38, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6, x बराबर 62/2 यानी कि 31। x का मान कितना? 31, यानी कि कौन सी संख्या रहा होगा? 31। चेक भी कर सकते हैं, 2 + 31 + 31 और 36 कितना? 6 1 7 और 3 3 6, तीनों को जोड़ के देखिए 100 आ जाना चाहिए। 7 1 8, 8 2 10, 6 3 9, 9 और 1 10। आ गया कि नहीं? तो क्लियर है? x का मान कितना रहा होगा? 36 रहा होगा, सॉरी 31 रहा होगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 2 पूर्णांकों p और q दोनों बड़ा है x, जो कि सापेक्षता अभाज्य है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए सापेक्षित अभाज्य संख्या किसको बोले थे?
कि वैसी दो संख्या जिसका मसा सिर्फ एक होना चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि वो भाज्य है कि अभाज्य है, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल भी हम बताए थे, जैसे 3, 5 एक सापेक्षिक अभाज्य संख्या, क्योंकि दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। दोनों का एचसीएफ सिर्फ 1 आने से मतलब है। 7 और 9 इसका भी एचसीएफ देखिए कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम बोल दें कि 9 और 8 इसका भी एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। एचसीएफ जानते हैं ना किसको कहते हैं, जब दोनों का गुणनखंड करने पर जो दोनों में मिलता है उसे ही एचसीएफ कहते हैं। जैसे देखिए 9 और 8 का, तो 9 किसके किससे कटेगा, 1 से, 3 से, 9 से। 8 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। तो दोनों में मैच कौन कर रहा है, 1। तो यानी कि एचसीएफ इसका कौन हो जाएगा, 1। क्लियर है। तो सापेक्षिक अभाज्य संख्या वही कहता था वैसी दोनों संख्या जिसका मसा सिर्फ 1 होना चाहिए। देखिए तो इसमें क्या करा ऑप्शन में, P और Q दोनों अभाज्य संख्या हो सकती है। देखिए P और Q, मान लेते हैं इसको P और इसको Q, दोनों अभाज्य संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। P और Q दोनों भाज्य संख्या भी हो सकती है। देखिए ये दोनों भाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या उससे कहते थे जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए। तो ये भी देखो दोनों भाज्य संख्या है, तो दोनों भाज्य संख्या भी सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। देखिए जैसे फेंक आ रहा है, हो जाएगा। सी में तीसरा में क्या कर रहा है, P और Q में से एक अभाज्य और दूसरी भाज्य संख्या हो सकती है। देखिए ये ऑप्शन लिए तो इसमें एक भाज्य लिए हैं और एक अभाज्य लिए हैं, दोनों कैसे भी एक आ रहा है, यानी कि ये भी सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो सकता है। यानी कि इसमें तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 क्लियर है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ऑप्शन ए क्या कर रहा है, 2 से अधिक 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य होता है। तो देखिए 2 से अधिक कोई भी मान लेते हैं, जैसे 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का अंतर कितना, 2 है। तो 2 अंतर 2 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए ये 2 से विभाज्य है कि नहीं। और भी मान लीजिए 3, 5, 7 और 11 ये भी आपका दोनों अभाज्य संख्या है। इसका डिफरेंस कितना है, 7, 8, 9, 10, 11 4 का। तो 4 भी देखिए 2 से विभाज्य है कि नहीं, बिल्कुल है। जैसे 13 और 17 दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का डिफरेंस कितना, 4। देखिए ये भी दोनों 2 से विभाज्य है कि नहीं, विभाज्य है। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 से अधिक 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य होता है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 2 भिन्न पूर्णांक m, n और n के अभाज्य संख्या p के लिए यदि p गुणनफल m गुना n को विभाजित करता है तब p या तो m को या n को विभाजित करता है। ये समझिएगा अच्छे से। देखिए m और n है, इसको कौन सी विभाजित कर रहा है, p, ठीक है। तो ये कहना कोशिश कर रहा है कि p या तो m को विभाजित करेगा या तो n को। मान के चलिए m के जगह पर अगर 14 ले लेते हैं और n के जगह पर 9 ले लेते हैं और p के जगह पर हम 7 ले लेते हैं। तो देखिए m के जगह पर 14 बैठाइए और n के जगह पर 9 बैठाइए और p की जगह पर 7। देखिए p जो है m को काटेगा कि नहीं, काटेगा, 7 और 14 कट जाएगा। तो कट जाएगा तो इसे पूरा संख्या कट जाएगा। आगे देखिए अगर p की जगह पर सिर्फ हम बदल देते हैं, 3 कर देते हैं, देखिए तो अब किसको संख्या काटेगा, n को काटेगा। यानी कि ये भी आपका क्या है, सही है। क्लियर है। m गुना n को विभाजित करता है तो p या तो m को या n को विभाजित करता है, ये सही है। सी में देखिए क्या रहा है, यदि एक संख्या 6 सी में देखिए क्या कर रहा है, यदि एक संख्या 6n-1 के रूप में 6n-1 के रूप में है, n एक धन पूर्ण संख्या है, तब यह एक अभाज्य संख्या है। देखिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका था, नोट में करके लिखाए थे अभाज्य संख्या में क्या, कि 2, 3 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या को 6n + -1 के रूप में लिख सकते हैं, परंतु 6n + -1 के रूप में लिखे जाने वाली सभी संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो ये देखिए ये गलत हो जाएगा। डी में देखिए क्या कर रहा है, 3 अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर है। बिल्कुल सही है। देखिए 3, 5, 7 यही तो एक ऐसा अभाज्य संख्या है
जिसका देखिए डिफरेंस कितना का 2 का, डिफरेंस कितना का 2 का। तो ये ना बोला डी में कि 3 अभाज्य संख्याओं का केवल एक ऐसा ही समुच्चय है, यानी कि 3, 5, 7, जिसमें 2 निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर है। बिल्कुल सही है। तो गलत कौन हुआ? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। ए बी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है। ए बी जो है 2 अंकीय अभाज्य संख्या है, जहाँ ए और बी बराबर नहीं है। ये कंफर्म कर दिया कि ए और बी बराबर नहीं है। यदि ए बी को विपरीत किया जाए, यानी कि ए बी को विपरीत करेंगे तो क्या तैयार होगा? बी ए। विपरीत किया जाता है तो प्राप्त संख्या बी ए भी एक अभाज्य संख्या है, यानी कि अब ऐसा संख्या लेना है 2 अंकों की जिसको उल्टा भी करेंगे तो भी अभाज्य हो जाए और ये भी अभाज्य हो। तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो चेक करिए। देखिए 11 तो आपका अभाज्य संख्या है सर, 2 अंकों की संख्या, लेकिन ये 11 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए और बी दोनों बराबर है, तो ये तो नहीं होगा। आगे क्या चीज़? 13, 17। देखिए यही ए बी 2 अंकों की संख्या है, इसको पलटने पर बी ए प्राप्त हुआ, तो ये आपका लिखा गया। अब देखिए 13 को उल्टा करेंगे तो 31 आएगा, 17 को उल्टा करेंगे 71 आएगा, 19 को 91। ये सारे 2 अंकों की अभाज्य संख्या लिखाया जा चुका है। अब देखिए क्या कर रहा है कि बी ए भी अभाज्य संख्या होना चाहिए। देखिए ए बी को उलटे तो ये बी ए जो आ रहा है ये भी अभाज्य संख्या, तो 13 और 31 दोनों अभाज्य संख्या, तो ये सही है। 17 और 71 दोनों अभाज्य संख्या, तो ये भी सही है। ये देखिए 19 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 91 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। सही है, समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या कर रहा है, इसी प्रकार से सारे लिखा हुआ। अब देखिए क्या करें, तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो कौन कौन होगा? तो देखिए यहाँ पे 13, एक 17, जो अभाज्य संख्या है दोनों उसको जोड़ना है। 31, 37, 71, 73, 79 और 97, सबको ऐड करिए। अब इन सारी अभाज्य संख्याओं को जोड़ के देखिएगा, आ जाएगा आपका 418, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 3 नंबर जो एक दूसरे के सहअभाज्य है, तो 3 को नंबर मान लेते हैं ए, बी और सी। 3 नंबर जो एक दूसरे के सहअभाज्य है ऐसे हैं जैसे कि पहले 2 का गुणनफल 286। तो पहला 2 को ये दोनों ए और बी है, तो पहले दोनों का गुणनफल कितना है? 286 है। अब क्या बोला? और अंतिम 2 का गुणनफल 770। तो अंतिम 2 का गुणनफल ये है बी गुना सी, और इसका गुणनफल कितना दे रखा है? 770। तो अब यहाँ पर से काटने की कोशिश करिए। देखिए बी से बी कट जाएगा। अब यहाँ से काटिए, 11 दूना 22 और 11 छक 66, 11 सत्तर 77 और 0। अब कितने से कटेगा? 2, 13, 2, 35। अब कटेगा? नहीं कटेगा। यानी कि यहाँ पर से कह सकते हैं ए का मान कितना आ गया? 13, और सी का मान कितना आ गया? 35। तो ए का मान 13 और सी का मान 35। अब देखिए बी का मान कैसे निकलेगा? तो आप ये दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन पे चलिए। जैसे देखिए अगर ए गुना बी, पहले दोनों का गुणनफल कितना दे रखा था? 286। यहाँ से भी बी निकल जाएगा। ए का मान आ रखा है 13 और बी का मान नहीं है 286, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 286/13। 13 दूना का 26, 2 और 13 दूना का 26, यानी कि बी का मान कितना रहा होगा? 22। बी का मान कितना बन जाएगा? 22। फिर क्या बोला है? तीनों संख्याओं का योग क्या है? तो तीनों को जोड़ दीजिए। तो 3 और 2 5 और 5 10, कब 0, हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। यदि एम 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है। देखिए एम जो है वो क्या चीज़? 0 से 50 तक के अभाज्य संख्या। और क्या बोला है? एन 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या। एन जो है 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या है, तो एम माइनस एन किसके बराबर है? तो देखिए
आप अच्छे से याद किए होंगे, आभास संख्या बताए थे कि याद करेगा 0 से 25 कितना था, 9 गो था आभास संख्या। 25 से 50 तक में कितना आभास संख्या था, 6 गो। 50 से 75 तक में कितना आभास संख्या था, 9 6 6। अब 75 से 100 में कितना आभास संख्या, 4। 9 6 6 4 याद करवाए थे। तो देखिए 0 से 50 तक में कितने आभास संख्या मिला, 15, यानी कि m का मान कितना हो जाएगा, 15, और n का मान कितना हो जाएगा, देखिए n 50 से 100, तो 50 से 100 तक में कितने आभास संख्या, 10, यानी कि अब बोला है m माइनस n, तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 यानी कि 5। a माइनस n किसके बराबर है, तो a माइनस n किसके बराबर है, 5 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, x, y और z आभास संख्या है और तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 38 है। x का अधिकतम मान क्या होगा, देखिए ये तीनों आभास संख्या है, तो आभास संख्या तीनों जोड़ के सम कब आता है, जब एक कोई सम आभास संख्या होगा। तो z का मान हम 2 मान लेते हैं। देखिए x का मान 2 रखते हैं, लेकिन 2 यहाँ पे बोला है कि x का अधिकतम मान ज्ञात करें, यानी कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, इसलिए हम लोग z का मान 2 रख लिए। अब देखिए यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं x प्लस वाई बराबर 38 माइनस 2, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 36। यानी कि देखिए अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि दोनों को जोड़ के 36 आना है और x का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि दोनों में क्या क्या जोड़ेंगे कि 36 आएगा। तो देखिए x का मान अगर 36 रखे और y का मान 0 रखे तभी 36 आ जाएगा। देखिए तो दोनों आभास संख्या होना चाहिए। ये फिर क्या बोला है कि x, y और z आभास संख्या। देखिए तो x तो आभास संख्या नहीं है, y भी आभास संख्या नहीं है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसमें से नहीं निकलेगा। आगे देखिए आप कितना जोड़ सकते हैं, 35। 35 में अगर 1 जोड़ते हैं तो आपका 36 बन जाएगा, लेकिन देखिए 35 आपका आभास संख्या नहीं है तो भी नहीं होगा। अब आगे देखिए 34। 34 में 2 जोड़िएगा तभी 36 होगा, लेकिन 34 भी आपका आभास संख्या नहीं है और 2 भी आभास संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। कौन होगा, अब 33 में 3 जोड़ेंगे तब 36 आ जाएगा। तो देखिए 33 आपका आभास संख्या है क्या, ये भी नहीं है, क्योंकि 33 11 33 कट जाएगा। आगे देखिए 33 से काम नहीं चला, 32 में कितना जोड़ा पड़ेगा, 4, ये भी होगा नहीं होगा, आभास संख्या नहीं है। अब क्या हो जाएगा 31 और ये 5, 31 में 5 जोड़ेंगे तब 36 आएगा। देखिए 31 भी आपका आभास संख्या है और 5 भी आभास संख्या है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 31 हो जाएगा। और यहाँ पर से सवाल करता कि y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 101, और इसको 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। तो 13 से भागा दीजिए, 13 सत्ते 91, देखिए 13 में 101 से गुना भागा दीजिएगा, 13 सत्ते 91 कितना हो जाएगा, 0, 10 में से 9 गया 1, यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है, सबसे आसान क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है उन्हें पहले 3 का गुणनफल। तो देखिए पहले 4 को कोई भी अभाज्य संख्या मान लेते हैं, तो a गुना b गुना c गुना d मान ली, 4 अभाज्य संख्या मान लिए, 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो कि आरोही क्रम में, उन्हें पहले 3 का गुणनफल 385 है, तो पहले 3 का गुणनफल यही तो होगा। तो पहले 3 का गुणनफल कितना बोला है, 385, और क्या बोला, और अंतिम 3 का गुणनफल, तो अंतिम 3 का गुणनफल ये होगा, अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो अंतिम 3 का गुणनफल तो b गुना c गुना d कितना है, 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा,
यहाँ काटिए, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 11 नवा 99, 11 एकम 11। अब कटेगा, 7 से कट जाना चाहिए, 7 पचे 35 और 7 से 13 7 91, 7 एकम 7 2 7 तिया 21। ठीक है, अब देखिए यानी कि यहाँ पर सब कह सकते हैं कि ए का मान कितना आया 5 और डी का मान कितना आया 13। तो ए का मान आ गया 5 और डी का मान कितना आ गया 13। तो बी और सी क्या रहा होगा? देखिए ए का मान 5 आ गया और डी का मान 13 आ गया। आप क्रमागत अभाज्य संख्या जानते हैं कैसी होता है? 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 ऐसे ही जाते रहते हैं अभाज्य संख्या। और ये सारे देखिए क्रम से है। तो देखिए 5 आ रखा है, एगो 13 आ रखा है, यानी कि बीच में 7 और 11 रहा होगा, यानी कि बी का मान 7 और सी का मान कितना रहा होगा 11 रहा होगा। अब सवाल क्या बोला कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इस सभी में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? 13 है। तो 13 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।